नमस्ते। आप सभी का राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं योग प्रशिक्षिका बोस्की अखिल विश्व का गायत्री परिवार कानपुर की ओर से। और आज मैं आपको गर्भावस्था में किए जाने वाले योग के बारे में बताऊंगी। गर्भावस्था में वैसे तो आपको कोई भी आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन कराता है तो आप कर सकते हैं उसको। लेकिन जो इसमें मुख्य बात है जो आज मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वह है गर्भस्थ शिशु का निर्माण और कुछ ऐसा योग अभ्यास जो हम निरंतर करेंगे तो हमारे गर्भस्थ शिशु को बहुत लाभ मिलेगा। देखिए, मैं गायत्री परिवार से हूँ और आवगणी संस्कारवान पीढ़ी मुहिम के अंतर्गत मैं काम कर रही हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस तरीके की जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं उसको मैं लेके आना चाहती हूँ। चलिए, हम अपनी प्रैक्टिसेस को शुरू करने से पहले हम कमर गर्दन सीधी करते हैं और हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आइए, किसी भी सुखदायी आसन में बैठेंगे रिलैक्स होकर के। अगर चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतार देंगे। कोई घड़ी या कुछ ऐसी वस्तु जो हाथ में पैर में परेशान करे आपको अड़े, उसको हटा देंगे। महिलाएं चूड़ियाँ पहने हैं वो जो पहने वो पहन सकती हैं। रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस नाभि स्थल तक लेंगे व धीरे धीरे छोड़ेंगे। पुनः सांस भरेंगे, छोड़ते हुए 3 बार ओम का उच्चारण मेरे साथ साथ। गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। बहुत ही कोमलता पूर्वक अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे, चेहरे पे सेक देंगे। सभी को प्रणाम। चलिए, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में जितने भी मैं बातें बताने जा रही हूँ वो बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन सारी बातें हैं और हमको किस तरीके से योग अभ्यास करना चाहिए मैं ये भी आपको बताऊँगी। देखिए, हम जो प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो सिंपली अधिकतर क्योंकि प्रीनेटल योग का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो चुका है तो लोग उसमें आसन, ध्यान और प्राणायाम को मुख्य तौर पर आगे बढ़ाते हुए ले जाते हैं। देखिए, आप किसी भी इंस्ट्रक्टर को हायर करेंगे तो डेफिनेट सी बात है वो आपको हल्के फुल्के एंटी रूमेटिक आसनास कराता रहेगा। ठीक है, डेफिनेट सी बात है। एंटी रूमेटिक आसनास यानी कि सूक्ष्म व्यायाम। और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो वो आपको प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स ये सब सिखा सकते हैं। मेडिटेशन कोई भी सिखा सकता है। लेकिन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको हम निरंतर कर सकते हैं अपनी सुबह से लेकर के रात तक की दिनचर्या में। सभी गर्भवती महिलाएं इस अभ्यास को 24/7 कर सकती हैं। इसके लिए हमें इस शब्द को ध्यान रखना होगा, प्रीनेटल डायलॉग यानी कि गर्भ संवाद। ये बहुत शक्तिशाली, जिस प्रकार योग निद्रा एक शक्तिशाली योग अभ्यास है, ठीक उसी तरीके से हमारा गर्भ संवाद एक बहुत ही शक्तिशाली योग अभ्यास है। यह हमारे गर्भ पुराण में लिखा हुआ है और आज का नहीं है। ये ऋषि मुनियों की जो पत्नियां हुआ करती थी, रानी मदालसा या फिर आपकी सुभद्रा, इन्हीं सारे टेक्निक्स को अपना करके उन्होंने एक सुसंतान को जन्म दिया। गर्भ संवाद कैसे होता है और गर्भ संवाद क्या होता है? देखिए, जब माँ गर्भवती होती है तो उसको ये पता ही नहीं होता है कि वह गर्भवती है इस समय।
क्योंकि अनप्लान प्रेगनेंसीज का हमारे कंट्री में बहुत चलन है। अनप्लान प्रेगनेंसी में आपको कॉन्शियसनेस ही नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो, और जो बच्चे का अनकॉन्शियस दिमाग है वो उसके जन्म आते ही, गर्भ में आते ही 14वें दिन से 14th डे से ही उसके ब्रेन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और जो उसका अनकॉन्शियस माइंड है वो गर्भ में चलने लगता है। अब ये लोग कहेंगे कि किस प्रकार से आप ये कह सकते हैं। देखिए, जब आप गर्भवती होते हो तो धीरे धीरे आपके जो गर्भ में बच्चा आता है तो वह एक शरीर छोड़ करके एक आत्मा के रूप में आपके गर्भ में आता है, तो इसको हम सोल कॉन्शियस कहते हैं, ठीक है। तो जब माफ कीजिएगा, तो जब उसका अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि वो अभी एक आत्मा के रूप में, उसका सिर्फ और सिर्फ अनकॉन्शियस माइंड जागृत है, क्योंकि उसके पास कोई शरीर नहीं है, तो वह एक सोल कॉन्शियस है, वो पूर्ण दिव्य आत्मा है इस समय। तो उसको एक निर्मात्री यानी कि गर्भिणी उसको बहुत अच्छे से सीख सकती है, उसकी आदतें सुधार सकती है, उसको सब कुछ सिखा सकती है गर्भ में ही, ठीक उसी प्रकार जैसे सुभद्रा ने और रानी मदालसा ने सिखाया था। तो पहले हम जानते हैं कि हमको क्या करना है, और हम फिर आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे और फिर योग अभ्यास कराएंगे। देखिए, सबसे पहले जब एक बच्चा आपके गर्भ में होता है, ठीक है, तो वो 14वें दिन से सुनने लगता है, मैंने अभी आपको बताया। तो ये क्या, तो इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है जो हमारे साइंटिस्ट्स ने रिसर्च किया है कि जब आपका शरीर, जब बच्चे का शरीर पेट में आता है तो वो एक कान के सेल के जैसा होता है। उसके शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितनी भी नर्व्स हैं, वो एक कान का सेल पूरी बॉडी में एक्टिवेटेड रहता है। उसको हम कहते हैं, उस सेल का नाम है सेल ऑफ कॉर्टी, ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ हियरिंग पावर होती है, ठीक है। सेल ऑफ कॉर्टी में सिर्फ हियरिंग पावर है, यानी कि आपका जो आप बच्चे को देखते हैं, अक्सर ही आपने वीडियोस में देखा होगा कि शरीर किस प्रकार का बना होता है बच्चे का। इतना छोटा सा शरीर होता है, तो वह पूरा का पूरा हियरिंग एड होती है, यानी कि पूरा शरीर बच्चे का कान है। तो जब बच्चे का पूरा शरीर कान है और एक सोल अनकॉन्शियस माइंड है, तो आप जब भी उस बच्चे में कोई भी चीज़ को फीड करेंगे, कोई भी अच्छी संस्कार देना चाहेंगे, तो ये सबसे अच्छा समय होता है संस्कार देने का। गर्भ संवाद किस प्रकार करना चाहिए? ध्यान के रूप में, पूरे दिन के वार्तालाप के रूप में, अच्छे भजन के रूप में, अच्छे संगीत के रूप में, अच्छी कहानियों के रूप में। आप जब एक गर्भिणी हैं और आप सुबह उठ कर के बैठती हैं बिस्तर पे, तो भाग के दौड़ के आपको काम नहीं शुरू कर देना है। आपको सबसे पहले अपने गर्भस्थ शिशु को जगाना है। आप उसको मंत्र उच्चारण करके उठाइए, या उससे सामान्य तौर पर बात करके उठाइए कि मेरे बच्चे, मेरे प्यारी सी संतान, उठ जाओ, सुबह हो गई है, देखो मैं उठ गई हूँ, अब आप भी मेरे साथ उठो। आप नित्य कार्य का, अपने एक एक काम का उसके साथ डिस्क्रिप्शन देते जाएं, उसको बताते जाएं, मैं ये कार्य इसलिए कर रही हूँ, मैं वह कार्य इसलिए कर रही हूँ, इससे क्या लाभ है। यदि कोई गलती होती है आपसे, तो उससे क्षमा मांगना भी सीखिए, क्योंकि उसके अंदर ये आदत भी आएगी कि आप क्षमा मांग रहे हैं, ठीक है। अब इसके प्रमाण क्या है कि जो हम बच्चे को पेट में सिखा रहे हैं, पेट के अंदर, तो उसके प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि वो एक अनकॉन्शियस माइंड में जाकर के फीड हो जाता है। जब अनकॉन्शियस माइंड में जाकर के फीड हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, तो बच्चे को जब भी परिस्थिति डेवलप होएगी, जब बच्चा बड़ा होगा, ठीक उसी तरीके से वह उसको प्रयोग में ले आएगा। जैसे कि अभिमन्यु, सुभद्रा तो सो गई, अभिमन्यु ने सिर्फ चक्र भेदन सीखा, चक्र से बाहर निकलना नहीं सीखा। तो जब ज़रूरत पड़ी, परिस्थितियाँ इस तरीके की आ गई, तो वह इस अंतर में, अपने जितने उम्र थी उनकी 16-17 वर्ष की आयु, कभी भी उन्होंने दोबारा नहीं सुनी कि चक्रव्यूह क्या है, चक्रव्यूह रचना किस प्रकार की है। लेकिन जब ज़रूरत आन पड़ी, तब वह चक्रव्यूह भेदते हुए चले गए। ये स्वतः ही ऊपर आ गया, इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियसली, अपने आप हो जाना, क्योंकि माँ ने उस समय संस्कार वो वाले दिए थे, और जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वह संस्कार प्रबलतापूर्वक ऊपर उठते हैं, ठीक है। अब हमारे कंट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी जो प्रेगनेंसीज होती हैं वो बाय चांस हो जाती हैं, ठीक है, बाय चॉइस नहीं होती हैं। तो मैं सभी से ये आग्रह करूँगी कि जब एक विवाहिता नए नए समय घर पर जाती है, तो घर का वातावरण बदलना शुरू हो जाना चाहिए। कि डेफिनेट सी बात है, विवाह के कुछ
वर्ष बाद घर में एक बच्चा आएगा ही आएगा। तो ये मेंटली प्रिपेयर, फिज़िकली प्रिपेयर होना और इमोशनली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होता है आपका। आजकल तो फाइनेंशियल भी ऐड ऑन हो गया है, क्योंकि जब तक धन नहीं होगा अच्छा तो आप बच्चे को पाल नहीं पाओगे। तमामों वैक्सीनेशन और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बच्चे के लिए हो जाती हैं आजकल। तो जब हमारा बच्चा स्वस्थ रहेगा तो हमें अच्छा लगेगा। जब हमारे गर्भ में हम बच्चे को हर तरीके के संस्कार देंगे। हम संस्कार किस प्रकार से दे सकते हैं? बच्चे को हम भौतिक सुख से सिखा सकते हैं। हम बच्चे को सिखा सकते हैं कि आप खुश रहें, हैप्पीनेस आपके अंदर रहे। कैसे? घर का वातावरण अच्छा होना चाहिए। चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो। जॉइंट फैमिली का तो बहुत अच्छा सिस्टम होता है कि अगर एक गर्भणी अपने बच्चे को ठीक से नहीं बातचीत कर पा रही है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो घर का वातावरण ऐसा बना दें, भजन चला दें, अच्छी स्टोरीज़ बच्चे को सुनाना शुरू करें। मैं तेरी दादी हूँ, इस तरीके से वार्तालाप करना बच्चे से शुरू करें गर्भ के अंदर। ये ज़रूरी नहीं है कि गर्भ संवाद केवल माँ का ही दायित्व है। गर्भ संवाद घर के हर उस व्यक्ति का दायित्व है जो अपनी संतान को सुसंतान बनाना चाहता है। ठीक है, तो हमें किस प्रकार संवाद करना है मैंने बताया आपको। अच्छा अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। अध्ययन के बाद स्वाध्याय, आपने क्या अध्ययन किया है उसका आप विश्लेषण करेंगे। ठीक। दूसरा, आप अच्छी कहानियाँ पढ़ेंगे, ज्ञानवर्धक कहानियाँ। कोशिश करें हमारे राजा महाराजाओं की कहानियाँ पढ़ें, महाराणा प्रताप की कहानी पढ़ें, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी पढ़ें, अन्य दिव्य कथाएं पढ़ें जो हमारे पौराणिक कथाएं हैं उनको पढ़ें, रामायण पढ़ें। बहुत से अच्छी इफेक्ट लाने वाले सभी मंत्रोच्चारण जिसको हम बोलते हैं, अगर आपके पास समय ही नहीं है, आपका बिल्कुल मन नहीं लगता है, तो आप अजपा जप कर सकती हैं। अजपा जप यानी पूरे टाइम आप एक मंत्र लीजिए, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वह आपका गुरु मंत्र हो, उसका उच्चारण निरंतर करते रहे। काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण आपके मन में पूरे टाइम चलना चाहिए। ठीक है। सत्संग, सत्संग यानी कि हम अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना, अच्छे विचारों को ट्रांसफ़र करना, एक दूसरे में अच्छे विचार शेयर करना। ये नहीं कि आप परपंच में लगी हैं, किसी की चुगली में लगी हैं। कुछ दिनों के लिए इन सारी चीज़ों को बिल्कुल त्याग दीजिए। वो 9 महीने आपके पास ऐसे हैं जैसे नवरात्र में आप अपने आप को सर से लेकर पैर तक बिल्कुल शुद्ध रखती हैं, ठीक उसी तरीके से सर से लेकर पैर तक मन धन हर तरीके से आप बच्चे के लिए डेडिकेटेड हैं। आप जो करेंगी आपका बच्चा सीख जाएगा। मैंने बताया ना, बच्चा एक बहुत बड़ा कान है। तो ये सोचिए, जब वह कान हर चीज़ एब्जॉर्ब कर रहा है, सारी एनर्जीज आपकी सारी एक्टिविटीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आप कृपया करके अपने आप को वैसा बनाएं। ठीक है। अब हम गर्भ संवाद किन किन समय पे कर सकते हैं? ऐसे तो आप पूरे दिन अपने बेबी से कनेक्ट होकर के अपनी दिनचर्या के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, छोटे मोटे डिसीजंस के बारे में बात कर सकती हैं। लेकिन 3 काल इसमें गर्भ संवाद के लिए बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त, जब आप सो के उठें 5 बजे, तो सबसे पहले कोशिश करें, अगर उगता हुआ सूर्य देख सकती हैं, उसे प्रणाम कर सकती हैं, उसके साथ योगाभ्यास कर सकती हैं, तो वो बहुत फ्रूटफुल है। ठीक है। और फिर आपका ब्रह्म मुहूर्त के बाद है मध्यकाल। मध्यकाल में आपका दोपहर का टाइम आ जाता है, जब आप विश्राम कर रही हूँ, आप तब बैठ करके अपने दोनों हाथ, अपना दाहिना हाथ हमेशा ऊपर लगाएं और अपना बायां हाथ नीचे, और ध्यानात्मक स्थिति में चाहे बैठ जाएं चाहे लेट जाएं। आप तब अपने बच्चे को कहानी सुना सकती हैं या उससे कोई भी अच्छी वार्तालाप कर सकती हैं, मंत्रोच्चारण कर सकती हैं। और तीसरा है रात्रि का समय। रात्रि का समय आपका किस प्रकार का है? जैसे संध्या मुहूर्त हम लोग कह सकते हैं उसको, शाम का समय या रात्रि का समय, जो भी आपको फिजिबल लगे। आप बैठ के उसको बेड टाइम स्टोरीज़ का बना सकती हैं कि बेटा चलो अब हम आपको रात्रि स्टोरी सुनाते हैं, आपको रात में स्टोरी सुनाते हैं, तो उसको एक अच्छी हैबिट लग जाएगी, रात में वो स्टोरी सुनेगा। ठीक है। आप स्टोरी नहीं सुना सकती, कोई लोरी सुनाइए। लोरी सुना करके आप बच्चे को रोज़ सुलाने की प्रैक्टिस कराइए। जब वह बच्चा आपके गोद में होगा तब आपको उसके रिजल्ट्स दिखेंगे कि आप बच्चे को सिर्फ वह लोरी सुनाएंगे और वो लोरी सुन के तुरंत सोने लगेगा। ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं गर्भ संवाद के द्वारा, तब वह बच्चे बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ही शांत स्वभाव के हैं, बहुत ज़्यादा उच्छृंखल नहीं हैं। ठीक है। तो अब हम इस
इससे क्या फ़ायदे हैं? एक बच्चे का कैरेक्टर हमारा बहुत अच्छा हो सकता है, वो फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली बहुत स्ट्रांग हो सकता है, उसका दृढ़ निश्चय हो। आप जब संवाद करें तो संवाद की एक छोटी सी विधि मैं आपको बता देती हूँ। प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ आज हमारी योग इंस्ट्रक्टर वैशाली हैं, वो हमारे आसनों को अभी बताएंगी आपको किस प्रकार से आसन करना है। सबसे पहले जब हम आसन करेंगे, आसन को बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आसनों को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है, ठीक है, ध्यान लगाते हुए। सबसे पहले तो हम ध्यानात्मक स्थिति में बैठ के आपको गर्भ संवाद की एक विधि बताते हैं। तो हमारी वैशाली जी बैठेंगी सुखासन में और वो आपको दिखाएंगी कि किस प्रकार। चश्मे रिमूव कर दो जी। हमारी योग इंस्ट्रक्टर वैशाली। चलिए, ध्यानात्मक स्थिति में बैठे हुए हैं। अपना दाहिना हाथ गर्भ के ऊपर लगाएंगे व बायां हाथ नीचे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे व अपने गर्भस्थ शिशु से हम बात करेंगे। मेरे नन्हे बच्चे, मैं आपकी माँ आपको बहुत प्रेम करती हूँ। जिस प्रकार से मैं आपको महसूस करती हूँ, उसी प्रकार से आप भी मुझे महसूस करते हो। जैसे आप मेरे दिल की धड़कन सुन सकते हो, उसी प्रकार मैं भी आपके दिल की धड़कन सुन सकती हूँ। मैं आपकी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको कि आपने मुझे माता के रूप में वर्ण किया है। वह आपके पिता भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। घर के सभी सदस्य बहुत ही प्रसन्न हैं। आप हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा लेके आ रही हैं। आशा करती हूँ कि मुझसे कभी कोई भी गलती होगी, मैं उसे गलती को आप तक संस्कारों के रूप में ना पहुँचने दूँगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, अपने सामर्थ्य अनुसार मैं आपको हर तरीके का ज्ञान प्राप्त कराऊंगी, अच्छी शिक्षा दूंगी। मैं अपना पूर्ण रूप से ध्यान रखूंगी ताकि आप स्वस्थ रहें, मैं स्वस्थ रहूं, हमारा घर परिवार स्वस्थ रहे। स्वस्थ वातावरण की कामना करती हूँ व आपसे भी यही प्रार्थना करती हूँ, जब आप हमारे बीच में आएँ तो हमारे ही घरों के संस्कारों को पुनः आगे बढ़ाएं। लंबी गहरी श्वास लें व ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु। अपने गुरु का ध्यान कर सकते हैं या इष्ट देव का ध्यान करते हुए आप ईश्वर से ये 3 गुण अवश्य मांगें। वट वृक्ष की तरह मेरे गर्भस्थ शिशु को बढ़ने की क्षमता दें। जैसे वट वृक्ष की स्थिति जटाओं से जड़ें बनाना व लोगों को प्रसन्न रखना और दृढ़तापूर्वक खड़े रहना अपनी स्थिति में व पूज्य, ऐसे संस्कार से मेरे प्रभु मेरे शिशु को ज़रूर सींचें। गिलोय की प्रवृत्ति। गिलोय जिस प्रकार से औषधिक तत्वों वाला व नित्य ऊंचाई को छूने वाला एक औषधिक पेड़, मेरे संतान में मेरे प्रभु मेरी संतान को इस प्रकार के संस्कार ज़रूर दें। व पीपल देवत्व गुणों से परिपूर्ण व सुसंस्कारित वृक्ष मेरे पुत्र या मेरी बिटिया, जो भी आपने मेरे गर्भ में मुझे उपहार स्वरूप दी है, मेरे संतान को इसी प्रकार के तीनों संस्कारों से व लैस करके मेरे शिशु को
संस्कारित करें। मन में अपने इष्ट का ध्यान करें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लें। उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। भावना करें जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज सूर्य के किरणों से आपके व आपके गर्भ शिशु पर पड़ रही है, आपका शिशु व आपका शरीर निरंतर निरोगी होता चला जा रहा है। स्वस्थ काया स्वस्थ मन की प्राप्ति हो रही है। आपका गर्भ शिशु तेजस्वी, ओजस्वी, प्रतिभावान हो रहा है। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे नाभि स्थल तक। धीरे धीरे सांस भरेंगे व छोड़ेंगे। अपने इष्ट को प्रणाम करते हुए दोनों हाथों का बहुत ही हल्के हाथों से घर्षण करेंगे और अपने चेहरे पर लगा लेंगे। धीरे से कोमलता पूर्वक आंखें खोलेंगे। आइए अब हम योगाभ्यास के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी योगाभ्यास करेंगे तो हम बहुत ही सजगता पूर्वक करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ आसन। सबसे पहले ताड़ आसन। ताड़ आसन करने की विधि सभी महिलाओं की जो गर्भवती हैं 1 से तीसरे महीने के बीच में, वो जैसे वैशाली एक बार करके दिखाएगी आपको। साधारण रूप में जिसे हम करते हैं, दोनों पैर बराबर से रखेंगे, अपने हाथों को ऊपर की ओर इंटरलॉक करेंगे और ऊपर सांस भरते हुए शरीर को तान लेंगे, रिलीज करेंगे। 1 से तीसरे महीने की महिलाएं इस प्रकार से करेंगी। अब चौथे से लेकर के 9वें महीने तक हम दोनों पैर फैला लेंगे। आप दोनों हाथों को ऊपर की तरफ इंटरलॉक करेंगे, बैलेंस बनाते हुए दोनों पैरों की ओर ताड़ आसन करेंगे। पुनः रिलीज करेंगे। एक बार फिर से रिलीज करेंगे ताड़ आसन। अब हम इसमें त्रियक ताड़ करेंगे। इसी स्थिति में खड़े रहेंगे। दोनों हाथों को वापस से ऊपर इंटरलॉक करेंगे व सांसों को आप सामान्य रख सकती हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, वरना आप बहुत ही हल्की तरीके से अपनी दाहिनी ओर से झुकेंगी। पुनः श्वास लेते हुए वापस ऊपर आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ झुकेंगे, पुनः सीधे हो जाएंगे। ये है हमारा त्रियक ताड़। इससे हमारे जो साइड है उसमें स्ट्रेच आता है और हमारे गर्भस्थ शिशु को बहुत सारी जगह मिलती है। यही प्रोसेस ताड़ आसन में होता है। जब हमारा शरीर पैर से लेकर सर तक खिंचता है तो हमारा शरीर ऊपर की तरफ स्ट्रेच होता है। डायाफ्राम, छाती, पेट सबको बहुत स्ट्रेच मिलता है। अब हम करेंगे कटी चक्र आसन। इसी स्थिति में खड़े रहेंगे, पैरों को थोड़ा सा और फैला लेंगे, दोनों हाथ सामने की ओर रखेंगे, श्वास भरेंगे व श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ ले जाएंगे। जितना पीछे जा सकती हैं, इस तरीके से ट्विस्ट हो सकती हैं, उस तरीके से ट्विस्ट होएंगे। आपके इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा आसन है। दोबारा से ट्विस्ट होएंगे, सांस भरते हुए, बीच में सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। ये हमारा कटी चक्र आसन है। रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम आपको आज सूर्य नमस्कार बताएंगे। सूर्य नमस्कार के जो आसन है, यदि आप इन 3 आसनों के बाद उन आसनों को करेंगी जो सूर्य नमस्कार में हमने डाला हुआ है, तो वह आपको प्रेगनेंसी लास्ट डेज में जब आप लेबर के लिए जाते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होएगा। इसमें सबसे पहले हम प्रणाम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। प्रणाम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। ये है प्रणाम स्थिति। इस स्थिति
स्थिति में आपको सूर्य का ध्यान करना है, उगते हुए सूर्य का। बहुत झुकना नहीं है, बहुत बैक बेंड नहीं करनी है, सामान्य तौर पे आपको ये आसन करते चले जाने हैं, बहुत ही रिलैक्स होकर के। हस्त उत्थान, हाथों को ऊपर की ओर उठा लेंगे। ये आवश्यक नहीं है कि आप पीछे बैक बेंड हों। पुनः पाद हस्त आसन के लिए हम नीचे आएंगे। देखिए, हाथ ज़मीन पर रख लेंगे, घुटने थोड़े से मोड़ लेंगे। मोड़ते हुए हम मार्जरी आसन में बैठ जाएंगे। अब हम मार्जरी आसन करेंगे, अपना कुबड़ निकालेंगे पीठ पे। बितली आसन, वापस मार्जरी में आएंगे। पैरों को नीचे से घुटने की तरफ से स्प्रेड करेंगे। शशांक आसन में बैठेंगे। यह पोस्चर में ध्यान रहे, शशांक आसन इस प्रकार से करना है आपको कि आपके दोनों घुटने वाइड स्प्रेड हों, ताकि आप अगर छठे महीने 5वें महीने से हमारा पेट बच्चों के वजह से बाहर निकल आता है, तो वो बेबी बम्प आपका इस स्थिति में आराम से एडजस्ट हो सके। ठीक है, पुनः हम वापस मार्जरी में आएंगे। फिर से एक बार हम मार्जरी व बितली का अभ्यास करेंगे। वापस अपने राइट पैर को अपने आगे की तरफ लेके आएंगे और मलासन में बैठेंगे। मलासन में सामने से दिखाएंगी वैशाली। मलासन इस प्रकार हम बैठ जाएंगे। थोड़ी देर इसी प्रकार बैठे रहेंगे, कम से कम 30 सेकेंड। आप अपने दोनों थाइस से अपने हाथों को प्रेशर देंगी और आपका जो पेल्विक एरिया है इससे ओपनिंग में बहुत और स्ट्रेंथन में, जो आपकी थाइस हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उसमें बहुत हेल्प मिलती है। पेल्विक ओपनिंग में बहुत अच्छा हेल्प करता है। ठीक है, अब हम दोनों हाथ वापस से नीचे रखेंगे और अपने स्थिति को सही करेंगे। अब हम वापस उत्कट आसन में जाएंगे। उत्कट आसन साइड से करके दिखाएंगे। उत्कट आसन, उत्कट आसन स्क्वाटिंग पोस्चर है, बहुत ही अच्छा आसन है पेल्विक स्ट्रेंथन के लिए। पुनः सीधे हम हस्तोत्थान के लिए खड़े हो जाएंगे व वापस प्रणाम स्थिति। ये हमारा था सूर्य नमस्कार। अब हम नॉर्मल बैठ जाएंगे। बैठने के बाद अब हम बटरफ्लाई आसन करेंगे। ये सभी एज ग्रुप मतलब ट्राइमेस्टर की महिलाएं कर सकती हैं। ठीक है, धीरे धीरे पैर ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे पैर नीचे रखेंगे। पुनः 5 से 10 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ी सी आप इनिशियल स्टेज में हैं तो आप इस तरीके से अभ्यास करेंगी, नहीं तो आप थोड़ा सा इसमें फ्लैटरिंग का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकती हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर सकती हैं, पर बहुत जल्दी जल्दी पैर पटकने नहीं हैं। जैसे वैशाली कर रही हैं ठीक उसी प्रकार से आपको ये करना है। जी बिल्कुल इसी तरीके से। और जैसे स्टार्टिंग है आपकी, आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकती हैं 9 महीने। सूक्ष्म व्यायाम में भी पेल्विक ओपनिंग के आसन हैं, अर्ध तितली वगैरह है और आपके हिप रोटेशन है। तो एंटी रूमेटिक आसनास हम पूरे 9 मंथ्स रिकमेंड करते हैं कि आप पूरे 9 मंथ्स इनको कर सकते हैं। आइए हम कुछ आपको अभ्यास लेट के बताते हैं जो बहुत ही आपकी पेल्विक स्ट्रेंथन करती है और आपको डिलीवरी में बहुत हेल्पफुल होगी। हम पीठ के बल आराम से लेट जाएंगे। आप चाहें तो विपरीत करणी मुद्रा वॉल के सपोर्ट से लगा सकती हैं। अपने पैरों को आपको कम से कम 5 मिनट उठाना है। आप दोनों पैरों को साथ में उठाएंगी। ठीक है, ये स्थिति होगी आपकी, लेकिन आप इसको वॉल के सपोर्ट से करेंगी। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है यानी कि 1 से तीसरे महीने में है वो नॉर्मली इसी प्रकार से उठा सकती हैं। बाकी जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में है वो वॉल के सपोर्ट से इसको उठाएंगी। ऐसे में जैसे कि आपके प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में, पैरों में सूजन होती है, तो ये सूजन को कम करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपका वेस्ट की साइड आएगा, पैरों में नहीं। और इसी स्थिति में आप ऊपर पंजों को रोटेट करेंगी। अपने पंजे रोटेट करेंगी 1 2 3, दूसरे साइड से रोटेट करेंगे 1 2
3 अपने पंजों को ऊपर की तरफ तानेंगे व अपनी तरफ खींचेंगे, तानेंगे, खींचेंगे। ठीक है, पुनः अपने घुटनों को मोड़ते हुए पैरों को नीचे रख लेंगे। इससे जो पैरों में नमनेस होती है, सूजन होती है, सुन्नपन आता है, ये गर्भवती महिलाओं को बहुत अच्छा लगेगा, इससे थोड़ी सी उनको राहत मिलेगी। दोबारा से हम पैरों को ऊपर उठाएंगे फोल्ड करते हुए। ठीक है, आप दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप दे लेंगे। ठीक है, एक पैर को हल्का सा नीचे रखेंगे। हाँ, ठीक इसी तरीके से दूसरा पैर करेंगे। इसको सिर्फ 3 से 5 बार करना है। कोशिश करें, पेट अगर आपका बहुत बाहर निकला है, जैसे आप 6 मंथ में निकल आता है, तो आप इसको 4 से 5 बार करेंगी, बस उसके बाद नहीं करेंगे, क्योंकि थाइस में दर्द होगा, पेट में भी दर्द हो सकता है। रिलैक्स करेंगे, पैर नीचे रखेंगे। आप इसी को आप वॉल के सपोर्ट से भी कर सकती हैं, पैर को सरका के नीचे ला सकती हैं, पैर को सरका के ऊपर ले जा सकती हैं। अब हम करेंगे सेतु बंद आसन। अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और धीरे से अपने पैर पेल्विक को राइज कर लेंगे। आप अपने हैमस्ट्रिंग से लेके अपने हिप्स को रिलैक्स होते हुए देख सकते हैं। अगर आपके कमर में बहुत दर्द है, बहुत एक्यूट पेन है, तो आप कमर इस तरीके से उठा करके आप सांसें सामान्य रख सकती हैं, भड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है इनमें। ठीक है, रिलैक्स, पेल्विक ऊपर रखी हुई है, फिर आप नीचे करेंगी। इसको हम दोबारा से आपको करके दिखाएंगे। पहले 3 ट्राइमेस्टर में आप अपनी पेल्विक को और ऊपर की तरफ राइज कर सकती हैं इस प्रकार से। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया है, तो आप अपनी पेल्विक को थोड़ा सा नीचे लो रखेंगी। और अगर आपसे इतना नहीं होता है, तो आप अपनी कमर के नीचे पिलोज़, ब्लैंकेट या कोई भी चीज़ रख सकती हैं। रिलैक्स करेंगे। सियाटिका पेन अक्सर इस समय उठ जाता है प्रेगनेंसी में, तो हम सियाटिका पेन के लिए क्या करेंगे, अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर क्रॉस करके रखेंगे, अपनी एड़ी के साइड से। ठीक है, ठीक है, अब अपने पैर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएंगे, दोनों पैरों को अपनी तरफ खींचेंगे। हाँ, पकड़ सकते हैं आप, पकड़ लेंगे। ठीक है, पैर को पकड़ेंगे, धीरे से पैर, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ प्रेशर नहीं देना है। फिर दूसरे पैर से इसी प्रकार करेंगे। चाहे तो आप दूसरे पैर की जांघ पकड़ सकते हैं और जांघ पकड़ के खींच सकते हैं अपनी ओर। अगर ये सभी के लिए, सियाटिका के लिए अच्छा है, लेकिन गर्भवती महिलाएं इसको थोड़ा थोड़ा ही उठाएंगी तो भी चलेगा। रिलैक्स, ये हमारे सियाटिका पेन के लिए था। अब हम उदराकर्षण करेंगे, दोनों हाथों को फैला लेंगे साइड में और दोनों पैरों में गैप देंगे। अब हम अपनी राइट हैंड साइड में अपने दोनों पैरों को लाएंगे और अपना सर दूसरी तरफ ले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम यहीं पे होल्ड करके रखेंगे। पुनः दूसरी तरफ। फिर से दूसरी साइड। बहुत ही रिलैक्स करते हुए करेंगे। दूसरी साइड वापस पैर रखेंगे। आप इससे अपनी स्पाइन में जो प्रेशर आ रहा है, जो भी फील आ रहा है, उसको महसूस करेंगे। कोई भी आसन को बिना फील किए हुए, उसको अवेयरनेस के साथ किए बिना ना करें, वरना उसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आता है। ठीक है, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हमें बहुत एफर्ट्स देने हैं, क्योंकि हमें हमारे गर्भ शिशु को इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली बहुत हेल्दी रखना है। ठीक है, शारीरिक तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी, और उसके चरित्र को एक अच्छे चरित्र में निर्माण करना है। तो जैसे आप अभी योग अभ्यास कर रही हैं, तो आप इस समय भी आप योग अभ्यास के समय अपने गर्भ शिशु से वार्तालाप कर सकती हैं कि बेटा, ये बच्चा मेरे, ये उदराकर्षण है। उदराकर्षण में देखो हम किस प्रकार से उदराकर्षण कर रहे हैं। हम दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ रहे हैं, हमारी स्पाइन मुड़ रही है, हमारी गर्दन मुड़ रही है। हमारे कमर दर्द के लिए व हमारे स्पाइन के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। हमारी थाइस के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। आप भी बड़े हो ना, आप भी योग अभ्यास करना। रिलैक्स करेंगे।
अब हम लेफ़्ट साइड से उठ के बैठ जाएंगे। अब जैसे हमारे हाथों में अक्सर सूजन आ जाती है, नमनेस जिसको कहते हैं, नमनेस इन द सेंस आप ये कहिए कि सुन्नपन, या कुछ लोगों के अर्ली इन द मॉर्निंग सिकनेस होती है। मॉर्निंग सिकनेस के लिए हम क्या करते हैं, जैसे उल्टी होती है, उल्टी आने लगती है, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले तो आप प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर हम अभी नमनेस के लिए बताते हैं, यानी कि जो हाथों में सुन्नपन होता है उस सुन्नपन के लिए हम आपको बताते हैं। सुन्नपन के लिए हम अपने दोनों हाथ इस तरीके से अपनी उंगलियां फोल्ड कर लेंगे, कस के दबाएंगे, फिर धीरे धीरे खोलेंगे, कस के दबाएंगे, फिर खोलेंगे। ये उंगलियों के सुन्नपन के लिए है। दबाया, ओपन किया, फिर से दबाएंगे, खोलेंगे। जितने प्रेशर से आप दबा सकते हैं उतने प्रेशर से दबाएंगे, खोलेंगे। धीरे धीरे इसी स्थिति में हाथ रखते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और नीचे लाएंगे, ऊपर उठाएंगे, नीचे लाएंगे। ये आपकी बाजुओं में जो सुन्नपन होता है ये उसके लिए है, ठीक है। शोल्डर्स में इस टाइम अक्सर सर्वाइकल भी उठ जाता है, तो हम सर्वाइकल के लिए इसी तरीके से हाथों को साइड में फैला लेंगे, शोल्डर्स चलाएंगे अपने साथ में, ठीक है। रिलैक्स करेंगे 3 बार चलाने के बाद। एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज, रिलैक्स। ऐसे में बहुत से सिम्टम्स होते हैं। किसी को पेट जनित रोग हो जाते हैं। पेट जनित रोग यानी कि अक्सर पेट खराब रहता है, तो उसके लिए आप फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, फल ज़्यादा खाएं। अनार है आपका, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ ना खाएं जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाए। हम कॉन्स्टिपेशन के लिए भी आपको बताएंगे कि कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करना है। कॉन्स्टिपेशन के लिए जैसे सभी योगाचार्य रिकमेंड करते हैं कि आपको उषापान करना चाहिए, तो उषापान के लिए हम सुबह उठ कर के 3 ग्लास पानी पिएंगे। सादा पानी पी सकते हैं, उकड़ू बैठ करके। उकड़ू, हम इस प्रकार उकड़ू बैठेंगे, ठीक है। पंजे के बल बैठ सकती हैं तो पंजे के बल बैठेंगी, नहीं बैठ पा रही हैं तो आप किसी छोटे से मोड़े पे या स्टूल पर बैठ सकते हैं, रिलैक्स, ठीक है। इस प्रकार बैठ करके आपको 3 ग्लास पानी पीना है, जिससे कि आपके इंटेस्टाइन में आपको बहुत ही इफ़ेक्ट होगा। वो जो मल चिपका हुआ है, जो एक्सक्रीटा चिपका हुआ है आपके इंटेस्टाइन में, स्लोली रिमूव होने लगेगा। और जैसे अभी सबसे पहले ताड़ आसन, त्रियक और कटी चक्र बताया है, आप इन 3 आसनों का अभ्यास करेंगी तो आपको मोशंस में बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब हम आपको प्राणायाम से पहले चलिए थोड़ी से जो हमारे पास क्वेरीज आई थी हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला नमनेस मैंने बता दिया है, पैरों की सूजन के बारे में बता दिया है, और ऐसे में अक्सर थायराइड भी बढ़ जाती है, तो थायराइड के लिए हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे और सिंहासन करेंगे। तो हम सबसे पहले सिंहासन में बैठते हैं। ये हमारा सिंह आसन है। सिंह आसन में हम सिंह गर्जना नहीं कर रहे हैं, अभी ये सिंपल सिंह आसन है। सिंह आसन में हम अपनी गर्दन ऊपर की तरफ ले जाएंगे और गहरी गहरी सांसें भरेंगे। ऐसी सांस भरेंगे जो हमारा गर्दन को छूती हुई, गले के जो कोशिकाएं हैं उनको छूती हुई अंदर जाएं। पुनः सर सीधा करेंगे, ठीक है। अब हम सिंह आसन करेंगे, सिंह गर्जना आसन। गले से इस प्रकार से आपको आवाज़ निकालनी है, ठीक है। तो आपकी उसके बाद हम अपने हाथों से अपने गर्दन को मसाज देंगे ताकि जो कोशिकाएं हमने एक्टिवेट हो सके, जो हमारे थायराइड ग्रंथि है, ठीक है, तो उसको हमको बल मिले, हमारी जो थायराइड में है वो ठीक हो। शुगर की प्रॉब्लम होती है तो शुगर की प्रॉब्लम के लिए हमारे जो हमने सूर्य नमस्कार बताया उसमें शशांक आसन है। शशांक आसन इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, ठीक है। आप योग मुद्रा अगर लगा सकती हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में तो आप योग मुद्रा लगाएंगी। योग मुद्रा में आप इसी स्थिति में बैठेंगी। योग मुद्रा में फर्स्ट 3 मंथ्स क्योंकि आपका पेट नहीं होता है तो आप ये लगा सकती हैं। आपको क्रोध आता है, बहुत चिड़चिड़ापन होता है, तो आप जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन इस तरीके से कर सकते हैं, आपको रिलैक्स मिलेगा। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकती हैं तो आप
ध्यान लगा सकती हैं, शांत बैठ सकती हैं, ओम का उच्चारण या कोई भी अपने गुरु मंत्र उच्चारण कर सकती हैं। रिलैक्स करेंगे। चलिए अब हम आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए बताते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको आपको पूरे जब भी आपको समय मिले आप बैठ के ज़रूर करिएगा। शरीर के आधी प्रॉब्लम्स इससे समाप्त होती हैं। अनुलोम विलोम एक बहुत ही शक्तिशाली प्राणायाम है, ठीक है। तो हम अनुलोम विलोम के लिए नासाग्र मुद्रा लगाएंगे। अपने उंगलियों को इस प्रकार से बंद कर लेंगे, ऊपर की तरफ दिखाइए, ठीक है। इस प्रकार से हम बंद कर लेंगे और अपनी अपनी छोटी वाली फिंगर और अपनी रिंग फिंगर को ओपन रखेंगे। अपनी राइट नासिका बंद कर लेंगे और श्वास भरेंगे। नाभि स्थल तक सांस जाएगी। हमेशा ध्यान रखें सांस किस प्रकार से लेनी है। सबसे पहले हमारे पेट में सांस भरेगी, फिर हमारे रिब केज में, जिसको हम कहते हैं पसलियों में हम सांस भरेंगे, फिर हम छाती में सांस भरेंगे, ठीक है। फिर पुनः जब हम सांस छोड़ेंगे दूसरी नासिका से तो पहले छाती से सांस बाहर निकालेंगे, फिर अपने रिब केज को खाली करेंगे, फिर पेट को खाली करेंगे। इसकी आप अलग से अभ्यास भी कर सकती हैं। हम आपको इसका अभ्यास करके दिखाते हैं। वैशाली अपने पेट पर हाथ रखेंगी व अपने एक हाथ छाती पर, एक हाथ छाती पे व एक हाथ पेट पर, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम सांस लेंगे। पहले अपने पेट फुलाएंगे, पेट में हवा भरेंगे, रिब केज तक भरेंगे, फिर हम छाती फुलाएंगे। अब जब हम सांस बाहर निकालेंगे तो हम सबसे पहले छाती से सांस बाहर निकालेंगे, फिर पेट से सांस बाहर निकालेंगे। आप इस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। रिलैक्स बैठ जाएंगे। ओम उच्चारण मैंडेटरी है। आप चलते फिरते ओम उच्चारण कर सकती हैं और आप चाहे तो अपने गर्भशिशु से ऐसे बैठ कर के भी आप ध्यानात्मक रूप में बात कर सकती हैं, ठीक है। एक अभी मेरे सेल पर एक क्वेरी आ रही है। मेरी कुछ फ्रेंड्स ऑनलाइन देख रही हैं मेरे, तो वो कह रही है कि वॉमिटिंग्स बहुत आती है, उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, वॉमिटिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। जब आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर दैट। उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉजियाज होते हैं तो उसको अच्छा ही माना जाता है, यानी कि आपका बेबी उस समय में जो उसके शरीर का कोई भी भाग नहीं बना होता है, हाँ, जैसे कि शरीर का कोई भाग नहीं बना होता है, तो अधिकांश रूप में क्या होता है कि आपका जो गर्भ शिशु है वो एक्टिव है अंदर पेट में, तो वो नौजिया के ही थ्रू पता चलता है। आप सुबह उठ कर के ढेर सारा पानी पी सकती हैं। वॉमिट हो रही है तो होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें आपको। और आप जो कर सकती हैं वो है जिसको हम ग्रीवा संचालन कहते हैं, ठीक है। ग्रीवा संचालन एक ब्रह्म मुद्रा भी कही जाती है, उसको हम बहुत ही धीमे धीमे करते हैं। ब्रह्म मुद्रा हम जैसे ग्रीवा संचालन हमने लेफ़्ट और राइट थोड़ा जल्दी जल्दी किया, बट हम इसी को हम बहुत ही स्लोली करेंगे। हम सांस भरेंगे ध्यानात्मक रूप में, धीरे धीरे, बहुत ही धीरे। आप इसको पेशेंटली करेंगी, बहुत धीमे धीमे आपका पूरा सर ध्यान लगाते हुए दूसरी साइड जाएगा। पुनः सांस भरेंगी, फिर बीच में आएगा। ये स्पीड भी मेरी बहुत तेज़ है, ठीक है। पुनः साइड में ले जाएंगे और फिर रिलैक्स करेंगे, ठीक है। आपकी गर्दन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आना है। ये सिंपल आपके नौजिया को कंट्रोल करने के लिए है। बहुत उल्टी आती है तो आप हथेली के अपने इस सेंटर वाले पोजीशन में कस के प्रेस करके रखेंगी, दबाती रहेंगी, ठीक है। और हाथों में सुन्नपन होता है तो अपनी कलाई के जहाँ चूड़ी फंसती है आके, आप इस प्रकार से आप इसको नमनेस यानी कि सुन्नपन, ठीक है, इस तरीके से आप इसको रब करेंगी, ठीक है। अपनी फिंगर्स के टिप्स पर प्रेस करेंगी। कुछ भी मतलब कोई भी बॉडी का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, कहीं भी आप प्रेस करेंगी हथेलियों में, आपके शरीर पे अच्छे इफ़ेक्ट ही आएंगे, ठीक है। नमनेस के लिए मैंने आपको बताया, पूरे हाथ की मालिश इस प्रकार से करेंगे। पहले हम नहाते थे तो इसी प्रकार से रगड़ रगड़ के पहले नहाते थे, तो हम बड़ों को, अपने जो नाना वगैरह थे तो उनको मूर्ख समझते थे, हमको लगता था ऐसे ऐसे नहाना चाहिए। ऐसा नहीं है,
इस प्रकार से ही अपने हाथों को हमको रब करके नहाना चाहिए, ठीक है। एंड हमारा जो इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल रही हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप गर्भवती हैं तो आपको अपने लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटा या 3 घंटा पूरे दिन में निकालना पड़ेगा। और घर वालों से भी बहुत बहुत मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो एक गर्भवती माता है, किसी भी प्रकार का उसको टेंशन ना हो। ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि गर्भवती है, आप इसका प्रिविलेज भी मत ले लीजिएगा कि मैं कोई काम नहीं करूँगी, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला है। अगर आपको सी सेक्शन से बचना है तो योगाभ्यास करें और कम से कम डॉक्टर से तब परामर्श करें जब आपको लगे कि आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगी। कोशिश करें, घरेलू उपचार करें, आपके कांटेक्ट में अगर योगाचार्य हैं आप उनसे परामर्श करें, पर डॉक्टर्स के संपर्क में कम जाएं। और जो दवाइयाँ वो थोक के भाव दे देते हैं वो भी आप कम इस्तेमाल करें। घर के ही खाने पीने को इतना अच्छा करें कि जो न्यूट्रिएंट्स आपको लिखे जाते हैं कि दूध में मिला करके पीना है, प्रोटीन है, आप उसे खुद खाइए। जो दूसरे तत्व बना करके आपको पिलाए जा रहे हैं मुझे नहीं मालूम है उसमें क्या है। हालांकि मेरे अपने फादर और मेरे घर में काफ़ी लोग डॉक्टर हैं, उसके बावजूद भी मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ। किसी भी तरीके की बुखार तक आता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा बुखार अपने आप उतर जाए। मैं ध्यान लगाती हूँ, कोशिश करती हूँ मेरा ध्यान उतर जाए, मेरा बुखार उतर जाए, पर दवा नहीं लेती। रीज़न्स हैं, इसके बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट है। और अभी आप गर्भिणी हैं और आपके गर्भ में शिशु को ये दवाइयाँ कहीं ना कहीं जाके हानि करती हैं, और जिसके कारण आपका बच्चे में हीट ज़्यादा पनपती है। आप आजकल एक प्रॉब्लम और है, वो बॉडी में खुजली हो जाने की। एल्कलाइन फॉस्फेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? अब ये तो नेचुरल प्रोसेस है, जब बढ़ रहा है उसको बढ़ना ही है तो कोई बात नहीं है। उसके लिए फिर हमें लीवर टॉनिक खाने पड़ते हैं। लीवर टॉनिक खाने पड़ते हैं। पहले आपकी इचिंग एल्कलाइन कहाँ होती है? एल्कलाइन होती है 200, फिर पहुँचती है 250 से आप निरंतर दवाइयाँ खाते रहेंगे, आपकी एल्कलाइन शूट करती ही चली जाएगी। एल्कलाइन फॉस्फेट कम नहीं होता है, इसका घरेलू उपचार है। आप गरी का तेल में कपूर मिलाइए, अपना ध्यान लगाइए, कोशिश करें ठंडी जगह पर रहें, कॉटन के कपड़े पहने, आपको इचिंग नहीं होगी। हो रही है कंट्रोल करिए, ध्यान लगाइए। बहुत होती है तो आप कोई भी कपड़ा ले लेंगी कॉटन का, कॉटन के कपड़े से रब करेंगी, लेकिन आप नाखून से इचिंग नहीं करेंगी, क्योंकि मैंने अपने खुद के इस स्थिति से मैं गुजरी हूँ। बहुत इचिंग होती है, खुजलाते हैं तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, स्किन बहुत नाजुक हो चुकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। घबराहट हो जाना, बहुत सांस नहीं आ रही है, हमें घबराहट होने लगती है, तो भड़बड़ाना नहीं। अगर आपके साथ इस तरीके का आपकी प्रेगनेंसी में होता है कि बच्चा जब घूमता है, ठीक है, तो आपको सांस नहीं आती है तो सिंपली आप लेट जाएंगी या वज्रासन में बैठ जाएंगी या सुखासन में बैठ जाएंगी। दोनों हाथों को नीचे रख के सिंपली से अपनी सांस उस क्षण के लिए रोकिए और पुनः सांस लीजिए। मेरी सांस नहीं आ रही, इस तरीके से करेंगी तो आप भी घबराएंगी, आपका गर्भस्थ शिशु भी घबराएगा और ये एस्थमेटिक का रूप ले लेगा बच्चा। इस तरीके से नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के बैठिए, थोड़ा थोड़ा पानी का इंटेक करेंगी। ऑक्सीजन की मात्रा पानी में भी होती है और आप बहुत अच्छे वातावरण में होंगे तो आप प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए। अनुलोम विलोम नहीं तो डीप ब्रीदिंग, ठीक है। ये आपकी सांस के लिए हो गया। बहुत से लोगों को मैंने बताया पेट जनित रोग होता है, यानी कि क्रोन्स की प्रॉब्लम होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है प्रेगनेंसी में, तो आपको खाने में अधिकांश रूप में फल खाने हैं और प्रोटीन का सोर्स आप ये चीज़ आप जो डाइट है वो किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करिएगा, ठीक है। एंड हमारी जो नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम आती है सिंपली स्लीपलेसनेस की है, जो बहुत सी लेडीज़ कहती है हमें रातों को नींद नहीं आती, हमें ना दिन में नींद आती, किसी टाइम नींद नहीं आती। तो नींद के लिए आप शवासन करिए, शवासन में लेटिए, बॉडी को रिलैक्स करिए, योग निद्रा करिए, भजन सुनिए। बहुत अच्छी चीज़ है। आप किताब पढ़ सकती हैं। किताब पढ़ने में क्या होता है, आँखें और ब्रेन दोनों कॉन्स्टेंटली थकना शुरू हो जाते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। उसमें आप जैसे जैसे उसको पढ़ना शुरू करेंगे आपके मानसिक थकान आना शुरू होगी। और रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। आपके बच्चे को भी अगर लगती है तो वो बहुत अच्छी बात है। बच्चा पढ़ने में होशियार होएगा, आपको चिल्लाना नहीं पड़ेगा तू पढ़ता नहीं है दिस एंड दैट। खैर ये एक माल प्रैक्टिस है,
तो ये मत कीजिएगा जी। मैं क्वेश्चंस देख रही हूँ। मेरे बेटे को बर्थ से हैंड और लेग में स्वेटिंग होता है, बेटे को कोई सॉल्यूशन? हाथ और पैर में स्वेटिंग होना मे बी अ प्रॉब्लम ऑफ सम, उसको हीट ज़्यादा बनती होगी बॉडी में, उसको पानी ज़्यादा इंटेक कराएं, वाटर इंटेक। देखिए बच्चों के बारे में मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, वैसे तो पानी ज़्यादा पिलाएं तो बेटर होगा। हमारे और गुरुजन यहाँ पर मौजूद हैं, अगर उनको कोई सवाल का जवाब मालूम हो तो प्लीज़ ज़रूर दें। सॉल्यूशन में मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ, उसे सादा पानी दें, मटके का पानी दें और उसको योग निद्रा कराएं। ठीक है, सॉल्यूशन ये है, बच्चा जब सो जाता है तो आधी नींद में होता है। आधी नींद में बच्चे को आप उसको थपथपा करके 3 बार थपथपाएंगी, बेटा आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, अब आप स्वस्थ हो रहे हैं। इस प्रकार की मीठी वाणी अपनाइए। ठीक है, डांटिए मत। स्वेटिंग होती है, उस स्वेटिंग का उसके अनकॉन्शियस माइंड में उसको फीड करना शुरू कीजिए और अनकॉन्शियस माइंड आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, आप कुछ ही दिनों में देखेंगी कि बच्चा के जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसके इस तरीके के न्यूरॉन्स और इस तरीके के मैसेजिंग हो रही है ब्रेन में कि वो प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो रही है। तो ये योग निद्रा का एक तरीका है जो बच्चों के ऊपर प्रयोग किया जाता है। सोने के बाद अगर आप बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाना चाहते हैं, अगर वो बच्चा बड़ा भी हो गया है, आप डेली इसको फीड करिए। 2 मिनट उसके सिरहाने बैठ करके उसके सर पे हाथ फेरते हुए आप उसको ये चीज़ें बताएंगे तो बच्चे के अंदर ये धीरे धीरे ग्रास्प होएगा, क्योंकि हमारी सारी शरीर की कोशिकाएं खुली हुई हैं, हमारा दिमाग खुला हुआ है। हम आँखों से और शरीर से सो सकते हैं पर हमारा दिमाग कभी नहीं सोता है, हमारे कान कभी नहीं सोते हैं। निरंतर हम सुनते हैं, हम सीखते हैं, हम समझते हैं। ठीक है, तो दूसरी एक इसमें एक प्रैक्टिस और मैं बताना चाहती हूँ। जैसे आप किसी भी व्यक्ति, जैसे सोते समय आपको मैंने बताया कि नींद नहीं आती है, तो नींद के लिए आप एक तो रीडिंग करेंगी, दूसरा आप मंत्रोच्चारण करेंगी। यदि आप बीच में जग जाती हैं सोते से, जो नींद अनिद्रा ये सभी के लिए है बातें, आप गर्भवती भी करती हैं तो इसमें उनको भी लाभ होता है। यदि सोते से जग जाते हैं आप, अब नींद ही नहीं आ रही है, बैठ कर के ध्यान कीजिए एंड बैठ के ध्यान करने के बाद आप रिलैक्स होकर के गहरी गहरी सांसें लेंगे। गहरी सांसें लेते लेते आप अपने सांसों पर ध्यान देते हुए अपने थर्ड आई पे फोकस करेंगे और अपने आप को कमांड देना शुरू करेंगे कि मेरा शरीर भारी हो रहा है, मुझे नींद आ रही है, मुझे लेटना है, मुझे नींद आ रही है। इस तरीके का आप अपने इष्ट को याद करते हुए निरंतर जपेंगी। एक दिन में इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये मैं आपको अभी बता दूं। योग एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको तुरंत इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होंगे। लॉन्ग टर्म हो सकता है, आपके जीवन काल को मैं बोल रही हूँ, जीवन काल में इफेक्ट होंगे। कोई दिक्कत नहीं है मैम, अगर 6 साल का है तो कोई बात नहीं है, आपका बच्चा 6 साल का है, आप उसे योग निद्रा कराइए, सोने के बाद उसको ये सारी बातें बताइए और डेफिनेटली सीखेगा, समझेगा, उसके बॉडी में वो चीज़, उस तरीके के न्यूरॉन्स क्रिएट होंगे जिससे उसको ये प्रॉब्लम में सॉल्यूशन होगा। डॉक्टर से आप परामर्श कर सकती हैं, लेकिन योग निद्रा जो मैं अभी बता रही हूँ, पानी और योग निद्रा, पानी उसको खूब पिलाइए और हैप्पी रखिए बच्चे को। उसको ये फील मत होने दीजिए कि उसको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है। एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है आपने, ये आप भी हर समय सोचिए, क्योंकि माँ जो सोचती है वो बच्चे को निरंतर एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है ताउम्र, जब तक आप उसकी माँ हैं, मृत्यु के बाद भी और आज भी, कल भी, और जब तक आप उसकी माँ हैं, जितनी बार भी आपने उसको बच्चे को जन्म दिया है, वो हमेशा उसको एक अच्छी विशेष के रूप में मिलता रहेगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और मैं एक बार फिर से तपन सिसोदिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इस राजमाता अहिल्या योग केंद्र पेज का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझको ऑनलाइन आने का, अपने चैनल से लाइव आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।